What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। कई सारे लोग क्या रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। उनको एनालिसिस पैरालिसिस करने की एक कंडीशन उनकी हो जाती है कि वो हमेशा चीजों को एनालाइज करते रहते हैं, कोई स्टेप नहीं उठा पाते। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में अगर कुछ करना है सोचो और फिर उसको कर डालो। ऐसा नहीं है कि उस बैठ के सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, उस साइकिल में इतना घिर गए हैं कि कोई स्टेप ही नहीं उठा पा रहे हैं। किसी भी चीज को सोचना ये माना जाता है कि अगर एक बार आप लोग मन में उसको मान लो कि हाँ ये आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए वो 50% काम कंप्लीट करता है। पर लेकिन जब तक आप लोग स्टेप नहीं उठाएंगे, किसी काम को करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो काम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये माना जाता है कि अच्छे प्लान होने चाहिए, अपने आप बिजनेस आगे स्टार्ट हो जाता है। पर लेकिन जितना अच्छा प्लान होना चाहिए उतना ही अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने वाला भी इंसान होना चाहिए। जब तक आप लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो ढंग से काम नहीं हो पाएगा। और इसीलिए बोला जाता है कि देखिए, करने वाला हमेशा आगे निकल जाता है और सोचने वाला वहीं पर बैठा रहता है। तो काम को करने की कोशिश कीजिए, सोचने वाली जो फंडा है उससे बाहर निकलिए। और कई सारे लोग इसी चक्कर में कि आज करेंगे कल करेंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं करते हैं। आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। आज टाइम टेबल फॉलो करेंगे कल करेंगे, ये करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये 90% लोग जो है वो ऐसे ही हैं। और 10% लोगों के बीच में बस ओनली कंपटीशन देखने को मिलता है। बाकी की 90% भीड़ है यहाँ पर। अगर भीड़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग के हाथ में है, और अगर आप लोग चाहते हैं रियली में अपने गोल को अचीव करना तो ये भी आपके ही हाथ में है। कोई आप लोगों को नहीं रोक रहा है। बाकी बता दूं, यहाँ पर WPI CPI की वीडियो आने वाली है 10:30 बजे, और ये कल अपलोड कर दी गई थी। पर लेकिन इसमें मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा सॉन्ग लगाया था, तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। इसकी वजह से यूट्यूब ने बोला कि उसको हटा दो वीडियो को, तो वो वीडियो हटा दी। आज फिर से इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सही वीडियो होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, और ना ही यूट्यूब को। मुझे लगा थोड़ा और इंटरेस्टिंग उसको बना दिया जाए, तो एक हल्का सा महंगाई के ऊपर सॉन्ग था तो उसको मैंने डाल दिया था। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, मुझे वो इसलिए हटानी पड़ गई। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर वीडियो क्यों हटा दी, तो देखिए वो रीजन है बस यही था, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी सारी वीडियो अच्छी है। ये आज आप लोगों को वीडियो डिटेल में मिल जाएगी, आप लोग इसको देख सकते हैं 10:30 बजे एग्जैक्ट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। आगे बात करते हैं आप जो आप लोगों का आज मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये है तुर्क्स एंड केकस आइलैंड। इसको जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या आज हम लोग को द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्विज जो कल आप लोगों से पूछा गया था, एक तरीके से रिवीजन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। 6th एडिशन अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक का देखने को मिला, जिसके द्वारा ये बोला गया कि थीम ये थी यहाँ पर हेल्दी प्लानेट हेल्दी पीपल, यानी कि जितना हेल्दी हमारा प्लानेट होगा उतने ही स्वस्थ यहाँ पर लोग होंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई। 33% जो ग्लोबल इडेबल जो फूड वेस्ट किया जाता है वो आज के डेट में लगभग 56% ये वेस्ट होता है कहां पर, इंडस्ट्रियल कंट्री, यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पर ज्यादा फूड वेस्ट होता है एज कंपेयर टू जो डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये एक काफी अच्छा डेटा आप लोग देख सकते हैं। जो साख है यहाँ पर, इसका गठन किया गया था 1985 में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खासकर हमारी यानी कि जो बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक तरीके से हमारे वाला जो एरिया है यहाँ पर, खासकर इंडिया और पाकिस्तान वाला एरिया, उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एक इंटीग्रेशन दिखाने के लिए। तो सारी कंट्री आप लोगों को ऐसी ही देखने को मिलेगी, इसलिए इसी को यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया जाता है। पर लेकिन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, रीजन निकल के आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो शत्रुता चली हुई आ रही है काफी लंबे समय से। लोकपाल एक्ट के सेक्शन 4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं पर भी स्पेशल इन्वाइटी की बात नहीं की गई है। इसीलिए जो अपोजिशन के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कभी भी यहाँ पर इसमें जो भी यहाँ पर मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 2.44% इंक्रीज एक्सपोर्ट में हुआ है। इसकी वजह से 9.6 बिलियन हमारी कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है। ये बात बोली गई है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये ऐप है जो कि योनो, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार इसके एडवर्टीजमेंट भी कई बार आते रहते हैं। तो इसको यूज करके अब कार्डलेस विड्रॉल आप लोग कर सकते हैं, यानी कि अब कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप लोग यहाँ पर ATM में जाकर विड्रॉल कर सकते हैं। एक अच्छा स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसको। फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पर, ये आप लोगों को कतर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात की जाए 2020 के लिए इंडिया को चूज किया गया है, खासकर वुमेन अंडर 17 इवेंट के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए हम नजर डालते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर। इस लेक्चर की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से या फिर टेलीग्राम से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीजें शेयर की जाती हैं, वो भी आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनको पहुंचाया जा सके। तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करना है। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, न्यूजीलैंड में जो चर्च में दुर्घटना देखने को मिली उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। कई सारे लोगों को मार दिया गया एक सरफिरे इंसान के द्वारा। इसके ऊपर नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर। ये यहाँ पर अभी मुंबई में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसको भी देखेंगे। इलेक्शन के मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल मिक्स यहाँ पर की गई है चीजें, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है
नेहरू चाइना और सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है उसके बारे में। तो यहां पर जो राइटर है सपोर्ट कर रहे हैं नेहरू जी को, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन जो थी कोई भी इंसान इस तरीके का स्टेप उठा सकता था। तो क्या है वो सिचुएशन, उसके बारे में जिक्र करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है ये फिर से वेज के बारे में आया है। देखिए अगर आप लोग देखेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये है, जो कि वेज नहीं सॉरी जॉब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि वेज प्रॉब्लम नहीं है कि कम वेज मिल रही है ज्यादा मिल रही है, जॉब आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में हो चुकी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो गवर्नमेंट है वो उससे रिलेटेड डेटा जनता के सामने आने ही नहीं देना चाह रही है। अभी बोला गया कि लगभग 45 साल में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ऑल ओवर कंट्री में सबसे ज्यादा जो जॉबलेस आदमी इंसान देखने को यहां पर मिल रहे हैं। रीजन यही है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं कर पा रहा है जनता को यहां पर, और उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये बोली जा रही है कि जो जॉब क्राइसिस इंडिया में है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, ना कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। यानी कि पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर सकती उसमें, यहां पर वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इस पैटर्न में नहीं चली जिस पैटर्न में चलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को ये बताया था मैंने, प्राइमरी सेक्टर होता है, ये सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें से आप लोग रॉ मटेरियल निकाल के लेके आते हैं, जिसे खेती आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, या फिर जहां पर खुदाई की जाती है रॉ मटेरियल निकालने के लिए कोयला या फिर आयरन और, उसको आप लोग रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। जब यहां से ये रॉ मटेरियल निकाला जाता है तो फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए यहां पर इसको, और इसको कन्वर्ट किया जाता है फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर और फिर से मार्केट में लाकर बेच दिया जाता है। तो ये एक पूरा पैटर्न होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ने का, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। हमारी कंट्री में सेकेंडरी यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये हम लोगों ने मिस किया काफी लंबे समय तक, हालांकि अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है, एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये हो गई, रॉ मटेरियल बाहर की कंपनी को हम लोगों ने ले जाकर बेचा और वहां से फिर फिनिश गुड हमारी कंट्री में आए और उनको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल के आती है। दूसरी बात है यहां पर डिमांड सप्लाई की। जब मार्केट में आप लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते हैं और उसी तरीके से आप लोग डिमांड क्रिएट होने के बाद में सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में अगर बैलेंस रहेगा तो उस कंट्री की इकोनॉमी को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है डिमांड एंड सप्लाई का। यानी कि कहने का मतलब यह है अगर आप लोगों को अपने एरिया में मोबाइल फोन चाहिए और मोबाइल फोन वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो देखिए एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन वहां पर अच्छी नहीं है। वरना अगर मोबाइल फोन अवेलेबल हो तो इसका मतलब अच्छे से मोबाइल बन रहे हैं और इसकी वजह से जॉब क्रिएट बहुत सारी होती है जहां बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तीसरी बात यहां पर बोली जा रही है फॉर्मलाइजेशन के सेक्टर की करने के बारे में। यानी कि बहुत सारे सेक्टर आज के डेट में ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनको ढंग से फॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब यहां पर यह है जो सेक्टर है वो एक तरीके से प्रॉपर वे में, मान लीजिए एक तरीके से कुछ लोग आप लोगों को देखेंगे रेडियो ठेले लगाते हुए, इनफॉर्मल सेक्टर जैसे आप लोग बोल सकते हैं। ये कई सारी मार्केट आप लोग देखते हैं जैसे बुध बाजार, संडे बाजार, ये सब लगते हैं। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक तरीके से ऐसे सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि उसमें कुछ नहीं पता कि कितनी उनकी कमाई होगी और क्या हो सकता है कि वो शाम को कुछ ऐसे भी लोग होंगे उनमें जो ढंग से कमा के ना जाएं और उनको अच्छे से एक तरीके से उनको अपने घर का लालन पालन करने के लिए भी एक सैलरी ना जुटा पाए। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम निकल के आती है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाती है, हेल्थ के ऊपर वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है और घर की सिचुएशन कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहती है, बेसिक कम्युनिटीज भी उनको नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए एक फॉर्मलाइज सेक्टर होना चाहिए जहां पर लोगों को प्रॉपर जॉब मिले और उनको हेल्थ सर्विस के रिलेटेड से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह देखने को मिले, उनकी वीक में कभी छुट्टी भी रहे ताकि वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। इस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए। तो वो भी हमारी कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ये कुछ मुद्दे यहां पर बोले गए जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो जॉब है वो अप टू द मार्क नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ये आर्टिकल है यहाँ पर आज है मंडे और मंडे को आते हैं यहाँ पर जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको ये एक्सप्लेन करते हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट ये आर्टिकल है सिटीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अच्छे से आर्टिकल पर नजर डालेंगे आखिर क्या कंडीशन है हमारी कंट्री में सिटीज को लेकर, तो उसके ऊपर देखेंगे। डेटा पॉइंट है इसके ऊपर भी हल्का सा नजर डालेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर नेहरू जी के बारे में जो बात की जा रही है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीजों के बारे में पता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा से कुछ ऐसे व्यू जनरेट यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से ये कहते हैं, गाली देते हैं कई सारे जो पुराने लीडर हैं हमारे उनको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बात बता दूं और ये कान खोलकर सुन लीजिएगा। देखिए गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, भगत सिंह हो गए, या फिर चंद्रशेखर आजाद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हैं यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हो गए। कभी भी भूलकर भी एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। यानी कि आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो कि इनकी इमेज को हट करता है अगर रियली में एग्जाम में आप लोग पास होना चाहते हैं। आप लोगों की इमेज, आप लोगों की माइंड में इमेज कैसी भी हो, चाहे नेहरू जी को लेकर, चाहे किसी दूसरी पर्सन को लेकर, गांधी जी को लेकर कि गांधी जी ने वो कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, पर लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करना है। इनको कभी भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आप लोगों को नहीं लगाना है। ये बात आप लोग अगर रियली में चाहते हैं
मार्क्स लेना, और चाहे वो एस्से हो चाहे वो आंसर राइटिंग हो, दोनों में ये इंप्लीमेंट करके चलना है। ठीक है, ये एक सलाह है अगर रियली में एग्जाम आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के अंदर आज के डेट में फ्रांस, यूके, जो परमानेंट जो 5 मेंबर है, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, रसिया और चाइना, टोटल ये 5 है। तो चाइना जो है यहाँ पर, चाइना की जगह ये सीट जो है वो हमको ऑफर की गई थी। काफी पुराना टाइम था जब हमको ऑफर की गई थी 1950s में, पर ये बोला गया नेहरू जी के द्वारा कि ये सीट हमको नहीं लेनी है, और वो सीट फिर चाइना के हिस्से में चली गई। नॉर्मली वो हमारे हिस्से में आने वाली थी। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली अरुण जेटली जी के द्वारा कमेंट आया कि मेन प्रॉब्लम क्रिएट की गई नेहरू जी के द्वारा है यहाँ पर, वरना आज की डेट में चाइना की जगह हम होते यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में। ऐसा कमेंट अभी यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया, अरुण जेटली जो कि हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो राइटर यहाँ पर क्या बोलते हैं? राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिले। क्या वो अपनी कंट्री के दुश्मन थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 200 साल तक हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा रूल करके, जद्दोजहद करके जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के जस्ट बाद में ही एक कोल्ड वॉर छिड़ गई। किसके साथ में? एक साइड में यूएसए और दूसरी साइड में यूएसएसआर। तो इनके बीच में जो कोल्ड वॉर छिड़ गई, यहां पर ये कोल्ड वॉर ऐसी थी कि यूएसए अपनी साइड में लोगों को मिलाना चाह रहा था और यूएसएसआर अपनी साइड में लोगों को मिलाना चाह रहा था। जो एक तरीके से चाइना को जो सीट यहां पर देने से मना कर दिया गया यूएसए के द्वारा और इंडिया को ऑफर की गई, रीजन ये था कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और हमारी कंट्री ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्री में आप लोगों को मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी, तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिस्ट है और यूएसएसआर के साथ में ये कनेक्टेड थी। तो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं यूएसए इनडायरेक्ट वे में एक कैपिटलिस्ट कंट्री जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, और वो भी एक ऐसी कंट्री जो कि उसके हिसाब से काम कर सके आगे चलकर। आप लोग जानते हैं 1971 की वॉर के बारे में, जब नया पाकिस्तान से एक पार्ट अलग करके एक नया बांग्लादेश कंट्री बनाया गया, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर आप लोग देखते हैं कितनी बुरी कंडीशन बनी। उस टाइम पर भी हमारे साथ में कौन खड़ा था? यूएसएसआर। जबकि हम लोगों ने कभी भी यूएसएसआर को सपोर्ट ही नहीं किया अगर ढंग से आप लोग देखें। और यूएसए किसके साथ में खड़ा था? पाकिस्तान के साथ में। उस पाकिस्तान के साथ में खड़ा था खासकर, जो कि हमेशा से उल्टी सीधी हरकतें करता है हमारे पड़ोसी देश में, और यहां पर लड़ाई करने के लिए भी तैयार था यूएसए। अगर यूएसएसआर उस टाइम पर नहीं आता तो आज के दिन में बांग्लादेश भी नहीं होता और कुछ और सिचुएशन होती। तो ये आप लोग समझ सकते हैं ये कंडीशन कैसे बनी। ये कंडीशन इसीलिए बनी कि काफी लंबे समय तक हम लोगों ने जो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में नॉन अलाइंग मूवमेंट की बात हम लोगों ने की, यानी कि किसी के साथ भी हम लोगों को नहीं मिलना है, हम लोग अलग से निकलकर चलते रहे, उसकी वजह से हम लोग सस्टेन कर पाए हैं। और खासकर जब न्यू बॉर्न कंट्री कोई होती है, यानी कि जैसे हमारी कंट्री है, न्यू बॉर्न कंट्री थी, लोगों को ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, हमारी कंट्री में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर हमारी ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो किसी भी खेमे के साथ में जुड़कर अपनी कंट्री को फिर से क्रिटिकल कंडीशन में डाल देना, ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं होती है। उस टाइम पर यूएन सिक्योरिटी की काउंसिल की अगर सीट की बात करें तो वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती थी। सबसे ज्यादा पहले थी अपनी कंट्री के सिटीजन, अपनी कंट्री के जो लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर लोगों को भरपूर खाना दिलाना है यहाँ पर, ना कि किसी के साथ में मिलकर हम लोग फिर से एक ऐसी कंडीशन में फंस जाएं जो कि 200 साल तक अंग्रेजों के साथ में हम लोगों ने झेली है। तो इसीलिए जो यहाँ पर बोला जा रहा है बार बार कि जो डिसीजन इनके द्वारा लिया गया है कि वो डिसीजन सही नहीं था, तो उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से अगर सोचोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ना कि आज की सिचुएशन के हिसाब से। आज तो कंप्लीटली चीजें चेंज हो चुकी हैं, पर उस टाइम पर हमारी कंट्री की दशा क्या थी, दुर्दशा क्या थी, वो चीजें अगर ध्यान में रख के आप लोग सोचेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो डिसीजन लिया गया वो काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन था। वो इतना आसान डिसीजन नहीं था जितना आज के दिन बोल देते हैं कि नेहरू जी ने अपनी सीट यहां पर चाइना को दे दी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ऊपर से चाइना के साथ में दुश्मनी मोल लेना, वो भी एक अच्छी बात यहां पर उस टाइम पर आप लोग नहीं बोल सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही थी और अपनी कंट्री पर फोकस करने की कोशिश की जा रही थी। वो एक अलग बात है कि डिसीजन जिस टाइम पर लिया जाता है, अगर वही डिसीजन हम लोग सीट मतलब आज के डेट में अगर वो डिसीजन हम लोग ने लिया, अगर चाइना भी वहां पर नहीं होता और कुछ और कंडीशन बनी होती तो हम लोग उसको अलग तरीके से एनालाइज कर रहे होते। अगर हम लोग बोले कि गांधी जी जिंदा होते तो क्या होता, तो देखिए वो एनालाइज करने का कोई मतलब बनता नहीं है कि एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन गई यहां पर कि गांधी जी जिंदा होते तो क्या होता, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या होता। तो ये सारी चीजें हैं हाइपोथेटिकल, हम बैठ के इनके बारे में सोच सकते हैं पर लेकिन इनका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कस करना और चीजों को उस टाइम के हिसाब से अंडरस्टैंड ना करना, यह बहुत ही गलत तरीका है। और खासकर पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके से हम लोगों को जो पॉलिटिक्स है वो इतने गंदे तरीके से लेना, ये भी एक गलत बात है। तो कहने का मतलब यहां पर यह घुमा फिरा के इस तरीके की हरकतें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो सिचुएशन जो कंडीशन थी वो अगर कोई भी लीडर होता तो कुछ ना कुछ ऐसे ही स्टेप उठाता हो। ये राइटर यहां पर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्का सा आइडिया के बारे में आप लोग रख सकते हैं और जो बात मैंने आप लोगों को बताई वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी लीडर को
नेगेटिवली आप लोगों को नहीं देखना है एग्जामिनेशन हॉल में, वरना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं अर्बन इंडिया के बारे में। अर्बन यानी कि सिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। माइग्रेशन बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है, गांव से लोग जाते हैं सिटीज में। रीजन रीजन वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हेल्थ की सर्विस अच्छी मिलती है, बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी मिलती है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा मिलता है वहां पर। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग जो होते हैं गांव को छोड़कर शहरों में आज के में माइग्रेट कर रहे हैं। पर लेकिन क्या शहर की सिचुएशन ऐसी है कि वो इन लोगों को एक तरीके से सहन कर सके? यानी कि वहां पर भी आज के में बहुत बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। एग्रेरियन जो डिस्ट्रेस है, यानी कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है, उसकी वजह से माइग्रेशन होने को देखने को मिलता है। प्री इलेक्शन में इसको तो हम लोगों ने मुद्दा बना लिया, पर लेकिन अर्बन का क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों नहीं उठाया? क्यों हम लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं देखा कि हाँ हमारी कंट्री में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है। हम लोग पॉलिटिकल मुद्दे हमेशा वो उठाते हैं जो हम लोग को लगता है जिससे ज्यादा वोट निकल कर आ सकती है, उनको मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी जो होती है अपना मैनिफेस्टो का मुद्दा बनाती है। अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर, जॉब्स जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है सिटी के अंदर भी, हाउसिंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। मैक्सिमम जो लोग हैं आज के दिन में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर माइग्रेट होकर जाते हैं उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। महामारी बीमारी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। माइग्रेशन एक ह्यूज स्केल पर हो रहा है, पर लेकिन फैसिलिटीज अवेलेबल वहां पर नहीं है। लिविंग कंडीशन जो है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। कई बार बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, वो जरा जरा से जब मौसम चेंज होता है उसमें ही। मोबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह गई है। अगर देखेंगे जगह जगह आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन खराब देखने को मिलेगी सड़कों की। इसी के साथ में पॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो इतने लार्ज स्केल पर है कि नए बच्चे या फिर जो बुजुर्ग हैं या फिर बीमार लोग हैं उनके लिए तो रहने के लायक ही नहीं रह गई है सिटी। सैनिटेशन यानी कि सफाई कोई ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता नहीं है। इसी के साथ में अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर आज के में सिटीज के अंदर सिटी आग का गोला बन चुकी है। यानी कि अगर आप लोग गर्मी में सिटी के अंदर जाएंगे, वहां जो बसेस होती है वो आग उगल रही होती हैं। इसी के साथ में सड़क पर जाएंगे तो सड़क में से आप लोगों को लगेगा कि एक तरीके से लहरें सी चलती हुई नजर आती हैं। आप लोगों ने कभी अगर देखा होगा, थोड़ा सा दूर खड़े होकर अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सड़क पर आग जल रही हो, वो कंडीशन देख सकते हैं। सस्टेनेबल नहीं रह गई सिटी आने वाली जनरेशन के लिए, तो ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग को काउंट करनी चाहिए इलेक्शन का मुद्दा बनाकर, पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के साथ में जो सिविल सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर है यहाँ पर, उनको कलेक्टिवली यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। उनके हिसाब से जो यहाँ पर चार्टर बनाना चाहिए और उनकी डिमांड के हिसाब से हम लोग को काम करना चाहिए, तभी जाकर हम लोग एक अच्छा अर्बन डेवलपमेंट कर पाएंगे। स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है, स्मार्ट सिटी तो बाद का कॉन्सेप्ट है। पहले आप लोगों को जस्ट लिवेबल सिटी बनानी चाहिए, यानी कि लोग वहां पर रह सके। पहले ऐसी सिटी तो बनाइए, स्मार्ट सिटी तो बाद में देख लेंगे, स्मार्ट सिटी तो बाद का कॉन्सेप्ट है। तो ये बात यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर वो कब होगा? जब आप लोग अर्बन लोकल बॉडी, जिस तरीके से गांव में पंचायती सिस्टम होता है उसी तरीके से शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, उनके ऊपर काम कीजिए। वहां पर फंडिंग होनी चाहिए, वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फंड वहां पर प्रॉपर स्टाफ नहीं मिलता है, इसी तरीके से वहां पर जो वर्कर है उनको ढंग से सैलरी नहीं मिल पाती है, वो भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी निकल कर आती है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं है, ऊपर से जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर थोप देती है अपने डिसीजन, यानी कि उनके हाथ में पावर नहीं दे रखी है। और अगर पूरी बात यहां पर देखी जाए, लगभग 30% जो पॉपुलेशन है यहां पर, वो सब ह्यूमन कंडीशन में रह रही है, यानी कि इंसानों के रहने लायक कंडीशन नहीं है जिसमें यहां पर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। यूनिवर्सल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी तो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि हेल्थ केयर की फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए, मैटरनिटी यानी कि महिलाओं के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह, पेंशन बेनिफिट, और इसी के साथ में फिक्स यूनिवर्सल मिनिमम वेज भी वहां पर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कंडीशन ऐसी बने कि लोगों को इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है फिर भी वो अपने परिवार को पाल सके, कम से कम बच्चों को स्कूल में भेज सके, अपनी हेल्थ अगर बीमार होता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखा जा सके। ये तो कम से कम इतना प्रोवाइड कराना ही कराना चाहिए सिटीज में, अगर कंडीशन आप लोगों को सुधारनी है तो। रीजन इसका यह भी है क्योंकि अगर आप लोग अपनी कंट्री की जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी के अंदर कहीं ना कहीं जो लगभग 60% जो है यहां पर ये कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में करते हैं, और पर लेकिन आज की डेट में यहां पर 5% भी हम लोग यहां पर खर्च नहीं कर रहे हैं इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए। ओनली 1% के लगभग हम लोग यहां पर अर्बन डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। तो क्या मतलब रह गया है इसका, जिससे 60% जीडीपी आ रही है, वहां पर ओनली 1% आप लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अनजस्टिस सिस्टम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, अनसस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसी को आप लोगों को रीडिफाइन करना पड़ेगा। जो यहां पर पुअर पॉपुलेशन है उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग करने के बाद में इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, तब जाकर सिचुएशन आप लोगों को यहां पर सुधरती हुई नजर आएगी। वरना कंडीशन ऐसी रहेगी जैसी आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिल रही है, और फ्यूचर में ये और लार्ज स्केल पर बढ़ने वाली है। तो सोचिए पहले, तभी जाकर आप लोग इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक ब्रिज के कोलैप्स के बारे में। अभी यहाँ पर आप लोगों को मुंबई में एक ब्रिज कोलैप्स होता हुआ नजर आया और ये बहुत रिसेंटली कई सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं। पास्ट में भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर आ चुकी है, ब्रिज वगैरह कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे बुरी जो कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो ये है कि कोई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता है। इसी तरीके 2017 में आप लोग यहाँ पर स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ जो मची वहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। कई सारे लगभग 23 लोग वहां पर मारे गए। तो लोग इतनी आसानी से यहाँ पर मर जा रहे हैं, ओनली वो भी एक तो ऐसी त्रासदी होती है जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, उसकी वजह से गिर गया, समझ में आता है। इस तरीके से सुनामी आ गई, वहां पर लोगों की जान जाती, समझ में आता है नेचुरल डिजास्टर है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से मैन मेड डिजास्टर है। यहाँ पर ये उसको ढंग से क्वालिटी नहीं बनाई जाती है या फिर उसको रिपेयर नहीं किया जाता है, ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। या फिर इतना सिस्टम नहीं है ढंग से कि यहाँ पर उसको ढंग से हैंडल कर चला जा सके। इसी तरीके से कई सारे डिजास्टर हो चुके हैं, कई सारे लोग बहुत नॉर्मली यहाँ पर मारे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दशहरे के टाइम पर जब रावण यहाँ पर जल रहा था, रेलवे ट्रैक पर कई सारे लोग मारे गए, क्या उनको बचाया नहीं जा सकता था? तो ये ऐसी कंडीशन आज के डेट में हो चुकी है जो कि आसानी से बचाई जा सकती है, पर लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है यहाँ पर इसको रोक सके। और आज की डेट में भी लगभग 8 जो लोग हैं एवरीडे यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर मारे जाते हैं किसी न किसी रीजन में। ये तो आज का एवरेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ह्यूज वेल्थ जनरेट होती है यहाँ पर सिटीज के अंदर, जो मेट्रोपोलिस है उनके अंदर, पर लेकिन कोई भी गारंटी नहीं देता है लोगों की जान के बारे में कि क्या वो सेफ है, क्या ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर कि वो लोग सेफ हैं। तो देखिए ये यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी जिसको आप लोग बोलते हैं, देखिए अगर देखा जाए ढंग से सारे कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा दिए जाते हैं। और एक सबसे बड़ी सबसे अच्छी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं एक पैसा कमाने वाली ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है। अगर देखेंगे जैसे सचिन टिचकुले, जो अक्षय कुमार की जो मूवी थी जिसमें नाम था सचिन टिचकुले और कॉन्ट्रैक्टर था वो कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। यानी कि कुछ भी यहाँ पर ढंग से काम करने की कोशिश नहीं की जाती है। जिसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने मजे में रहता है बिल्कुल। 5 साल तक यहाँ पर अगर किसी को रिपेयर करने की बात की जा रही है तो वो 1 साल ढंग से रिपेयर करता है, उसको नाम चारे के लिए वहां पर काम किया जाता है। इस तरह की इनह्यूमन कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही होती है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स की जाए। यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो कहता है कि सीमेंट में प्रॉब्लम थी, दूसरा कहता है कि यहाँ पर ये जो ढंग से नहीं बनाया गया, तीसरा कहता है कि यहाँ पर ये जो ईंट वगैरह अच्छी नहीं थी। मतलब अलग अलग तरीके से फिर सब दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। पर लेकिन इनसे जनता शांत नहीं होगी। जिस तरीके के कमेंट दिए जा रहे हैं इनसे जनता शांत नहीं होगी। कुछ ना कुछ रिफॉर्म आप लोगों को लाना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन सुधारी जा सके। और खासकर वो भी ऐसी सिटी जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोला जा रहा है। कंट्री के लगभग 8 मिलियन पैसेंजर यहाँ पर डेली इधर से उधर जाते हैं, अपने काम धंधा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। फिर भी हमारी कंट्री में आखिर क्यों सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर आप लोग देखें एनुअल बजट जो होता है उनका, ये फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे बस हो गई, रेलवे ट्रैक हो गई, ये अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराए। मॉडर्नाइज बस सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। यानी कि फैसिलिटी जो है वो ढंग से आप लोगों को देखनी पड़ेगी। कौन यहाँ पर इसको अकाउंटेबल है, सपोर्ट ढंग से करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी की बात हम लोग कर रहे हैं पर लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अभी आर्टिकल में देखा। तो सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस हाँ ब्रिज बना दिए भैया, पर लेकिन क्वालिटी क्या है उनकी वो तो देख लो एक बार, कैसा मटेरियल उनके अंदर लगा है वो तो चेक कर लो एक बार आकर। तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। कई बार तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि ब्रिज बनाया गया और वो विद इन 24 आवर भी यहाँ पर गिर गया। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। फिर क्या बोला था कि ज्यादा वेट उसके ऊपर चढ़ा दिया ब्रिज के ऊपर, इतना वो वेट सहन नहीं कर सकता था। तो ये देखिए ये ऐसी कंडीशन, मतलब इस तरीके के जो ये बोल सकते हैं कि तुच्छ तरीके के जो यहाँ पर कमेंट आते हैं ना निकल कर कि हाँ ऐसा कुछ कर दिया वैसा कुछ कर दिया। अगर उनके घर का कोई इंसान वहां पर मारा जाए तो उनको तब समझ में आएगा कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। और यही यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन आज के डेट में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आज के डेट में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत क्यों नहीं सुधरती है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो बच्चे हैं वहां पर आप लोगों को उसमें पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनके लिए कंडीशन सारी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम पॉलिटिशियन के बच्चे आप लोगों को विदेशों में पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये कंडीशन है, इसकी वजह से सिचुएशन नहीं सुधर रही है। और रीजन क्या है, हम नहीं सुधर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे इंसानों को पार्लियामेंट में ले जाकर बैठा देते हैं। चलिए जो भी है झेलते रहिए, जैसे भी चल रहा है आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। अभी न्यूजीलैंड में एक खतरनाक कंडीशन देखने को मिली। 49 लोगों को एक गनमैन के द्वारा मार दिया गया चर्च के अंदर, एक मॉस्क के अंदर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखने को मिली जो काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई। तो ये जो मैसेकर यहाँ पर निकल कर आया तो ये काफी खतरनाक है और हमारी कंट्री के भी कई सारे सिटीजन की यहाँ पर डेथ हो गई। तो देखिए ऐसे सरफिरे इंसान, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ये यूरोप में और आप लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड में कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती रहती है। और सोशल मीडिया का भी यहाँ पर नेगेटिवली इसके द्वारा मिसयूज किया गया है। एक तरीके से लाइव था फेसबुक पर ये बंदा जब इस तरीके की हरकतें यहाँ पर करने जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो इंसान था, ये ऑस्ट्रेलियन पर्सन यहाँ पर किसी इंटेलिजेंस की वॉच लिस्ट में भी नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पर ये कर सकता है ये पर्सन।
और इसका टारगेट जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ पर, जो कि लगभग 1% यहाँ पर न्यूजीलैंड का देखने को मिलती है। और फार राइट टेररिस्ट जो पॉलिसी थी वो खासकर उसको फॉलो करके चलता, यानी कि राइटिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर इसकी थी जिसको ये मानता था। एंटी मुस्लिम यहाँ पर देखने को मिलता था, एंटी इमिग्रेशन और एंटी जो सीमेट्स होते हैं आइडियोलॉजी, उनके खिलाफ ये देखने को मिलता था। यानी कि जिस तरीके से आप आज की डेट में आप लोगों को स्टेंस से जो फोबिया देखने को मिलता है, जिसको जीनोफोबिया बोलते हैं, वो इतने लार्ज स्केल पर पहुंच चुका है कि लोग जो है पगला रहे हैं और ऐसी ऐसी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। उनको ये लग रहा है कि हमारी कंट्री से जॉब छीनी जा रही है, तो इस तरीके की कंडीशन यहां पर बन जा रही है। तो ये यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, बार बार ऐसे किलिंग होती है। यहां पर नॉर्वे में आप लोग कंडीशन देखने को मिली, 77 पीपल यहां पर मारे गए थे 2011 में। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। आज की डेट नहीं है यहां पर, ये मैक्सिमम आप लोग को ऐसी कंडीशन निकल कर आती है जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिचुएशन नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस जो ये आग है इसको हवा दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी काफी लार्ज स्केल पर। उनको भी एक सिंबल की तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने अपनी कंट्री में आकर जो बात की है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं करनी जाएगी, अपनी कंट्री के लोगों को ही जॉब दी जाएगी, बाकी बाहर के जो कंट्री के लोग हैं उनको आने के लिए मना किया जाएगा। मैक्सिको के वहां पर दीवार बना दी गई कि कोई वहां से न आ सके। जो हरकतें इनके द्वारा की गई कि हाँ बस हमारी कंट्री और हम ही यहाँ पर रहेंगे, इस पृथ्वी पर और कोई नहीं रहेगा, वो भी इस जो फार राइट जो ये एक टैक्टिक्स है यहाँ पर, इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और ये बहुत लार्ज स्केल पर इसीलिए फैलता भी जा रहा है। वो कई सारे यूरोपियन जो लीडर हैं वहां भी ऐसी तरीके की यहां पर बातें करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर ऐसी हरकतें निकल कर आ रही हैं। ऐसे रिसेंट अभी जर्मनी फ्रांस में देखने को मिले, ब्रिटेन में एक एमपी की डेथ कर दी गई, यहां पर यूएसए में भी ऐसी हरकतें देखने को मिली जिसमें लगभग 11 लोग मारे गए थे। तो ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो जो ये राइट विंग जो रेसिस्ट यहां पर टेररिज्म यहां फैल रहा है, ये एक बहुत खतरनाक लेवल का रोल यहां पर ले रहा है। खासकर जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से इस्लामिक जो टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म को आप लोग देखते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड यहां पर उसी तरीका एक नया फॉर्म का टेररिज्म यहां पर निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस्लामिक टेररिज्म का यहां पर इसको रेस्पॉन्स भी बोला जा रहा है कई बार, तो ठीक है, क्योंकि उससे चिढ़ रहे हैं लोग आज के में, जिस तरीके की हरकतें यहां पर हो रही है। तो किस तरीके से इसको काउंटर किया जा सकता है, किस तरीके से चीजों को समझा जा सकता है, तो इसको एक थ्रेट के तरीके से अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये भी एक तरीके से क्लाइमेट चेंज या फिर दूसरे जिस तरीके से साइबर जो आज के में अटैक होते हैं उनकी तरीके से यहां पर ये भी एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जगह जगह प्लेसेस पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली, बहुत सारे जब लोगों की जान चली गई। तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करते हैं डेटा पॉइंट के बारे में। यहां पर लोकसभा में वुमेन की बात की जा रही है। देखिए लोकसभा में नॉर्मली 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं महिलाओं के लिए, पर लेकिन फिर भी क्या यहां पर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती है। पर अभी दो राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छा स्टेप उठाया गया। यहाँ पर जो बीजेडी है यहाँ पर ये उड़ीसा के अंदर और टीएमसी कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, इनके द्वारा बोला गया, दोनों के द्वारा 1/3 यानी कि 33% और 40% ये सीट जो है वो महिलाओं को एलोकेट की जाएगी। एक हिस्टोरिक यहाँ पर स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। और आने वाले टाइम में देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि कितने और ज्यादा लार्ज स्केल पर हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर एक पैटर्न आप लोग उठाकर देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ वुमेन है यहाँ पर कैंडिडेट, उनकी संख्या बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि बीच में आकर ये कम हुई थी, पर लेकिन फिर से यहाँ पर एक अच्छी डायरेक्शन में चलती हुई नजर आ रही है। 2014 की बात करें तो यहाँ पर 8,794 कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात की गई। ओनली 670 यानी कि 670 जो महिलाएं थी, ओनली ये महिलाएं देखने को मिली यहाँ पर। बाकी 8,000 समझ रहे हैं कि महिला उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। कम से कम 33% तो महिला यहाँ पर होनी चाहिए थी, पर लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। और एक अच्छी बात यहां पर ये देखने को मिल रही है, अगर एक मैन के कंपेयर में आप लोग परसेंटेज में देखते हैं, जितने लोगों को यहां पर पर्चा दिया गया और वहां पर यानी कि पर्चा भरा गया और वो लोग जीत कर आए, वो यहां पर कम है अगर वुमेन के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। रेड वाला यहां पर वुमेन का है और जो यहां पर ब्लू वाला है वो मैन का है। देख सकते हैं वुमेन परसेंटेज ज्यादा जीत के आती है, जो कैंडिडेट यहां पर फिल करते हैं अपना जो इलेक्शन के लिए, तो उनके लिए यहां पर जीत ज्यादा जीत कर आती है एज कंपेयर टू अगर परसेंटेज आप लोग मैन के कंपेयर में यहां पर चेक करते हैं तो। और जो यहां पर 16वीं लोकसभा थी, यानी कि जो अभी यहां पर ये लोकसभा चल रही है, अब 17वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें 11.4% रिप्रेजेंटेशन वुमेन की, जो कि एक हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये अब तक की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यहां पर महिलाओं की देखने को मिली, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो 14th लोकसभा में 29% जो एमपीज थे वो वुमेन थे यहां पर वेस्ट बंगाल से, जो कि हाईएस्ट थे यहां पर लोकसभा में जो देखने को मिल रहे थे। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कैसे कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। ये शेयर ऑफ यहां पर एमपीज हैं 2014 में अलग अलग एरिया से हमारे राज्य के अंदर। ओके,
तो हल्का सा डेटा आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक दुखद घटना आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर और हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी थे, तो कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई। एक काफी शानदार पर्सनैलिटी और एक ग्राउंड से कनेक्टेड पर्सनैलिटी थे ये, यानी कि कई बार इनको आप लोग देखेंगे आम जनता में घूमते हुए स्कूटर पर ही आप लोगों को देखते हुए मिल जाएंगे। यानी कि ये कभी भी अपनी पोस्ट को उस तरीके से नहीं देखते थे जैसे आज के दिन में और दूसरे पॉलिटिशियन देखते हैं। ये एक लाइन में खड़े हुए आप लोगों को नजर मिलेंगे जब इनको कोई काम हुआ करता था। इस तरीके से ये बिल्कुल जनता से कनेक्टेड, और ये फर्स्ट आईआईटी, एक तरीके से फर्स्ट आईआईटी जो वाले बंदे थे, यानी कि एक हायर एजुकेशन का चीफ मिनिस्टर, ये भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। एक दिल से शानदार पर्सनैलिटी, एक काफी एक इंस्पायरिंग जो फिगर थे ये, जो कि आज के दिन में हमारे बीच में नहीं रहे। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आत्मा को शांति मिले। तो देखिए काफी ऐसा ही होता है, अगर कुछ करके जाएंगे अच्छा तो लोग याद करेंगे, वरना कोई याद नहीं करने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को देकर जाएं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर 6 राज्य है, जिनमें कौन कौन है यहाँ पर? आसाम, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड। इनको बोला गया है कि जो भी कंडीशन बोली गई थी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बात की गई थी, अगर उससे रिलेटेड ये पूरा प्लान प्रस्तुत नहीं करते हैं 30 अप्रैल तक, तो 6 के 6 के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का यहां पर फाइन लगाया जाएगा। यह बोली गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और क्वेश्चन वाली वीडियो में भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था मॉर्निंग में, आप लोगों को याद आ रहा होगा। जब ये बात आती है यहां पर, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो किस तरीके की बॉडी है यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसके बारे में मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग यहीं से ही निकल के आते हैं, तो हल्का सा इसको ध्यान से सुना कीजिए। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी को, लोकपाल फर्स्ट, जो आप लोग यहां पर अभी लोकपाल के जो मेंबर हैं, इनके लोकपाल की जो एक अपॉइंटमेंट करने की बात की जा रही थी, तो फर्स्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नाम है इनका पिनाकी चंद्रा घोष, यानी कि फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया इनको आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पर अभी जो बात निकल कर आई, इनको अपॉइंट करने से काफी लंबे समय से यहां पर बात चल रही थी कि यहां लोकपाल अपॉइंट करना है। तो अब यहां पर जाते जाते गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया गया, यानी कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उसके सर पर लोकपाल बैठेगा। कम से कम अपने सर पर इन्होंने नहीं बैठने दिया पूरे 5 साल के अंदर। चलिए जो भी है, ये जो स्टेप उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, काफी यहां पर फटकार लगाई गई। उसके बाद में कुछ ऐसा किया गया जो कि यहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। ये फॉर्मर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर, करंट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं, और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं ये। इसी के साथ में जहां पर इनको अपॉइंट किया गया है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाता है। जो कमिटी है, कमिटी में कौन कौन आप लोगों को देखने को मिलते हैं? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उसके बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले। 10% सीट लगभग होनी चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा देने के लिए, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉर्निंग में। तो टोटल 55 सीटें होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही थी। और मेंबर जो यहाँ थे एमिनेंट पर्सन मुकुल रोहतगी थे, यहाँ पर लीडर ऑफ ये स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पर सुमित्रा महाजन जी, और इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट किया गया है, लीड किया गया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर में थी ये पूरी कमेटी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है, अगर बात करें यहाँ पर नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे के बारे में, ये बोला गया था कि 2 गड्ढे वाला यहाँ पर ये एक तरीके से जो लेट्रिन है वो बनाया जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर इनको यूज कर इससे यहाँ पर खाद निकाला जा सके और उसको खेतों में यूज किया जा सके। अक्षय कुमार जी का कई बार आप लोगों ने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, पर लेकिन 26% ही ओनली यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाए हैं, बाकी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ये इस तरीके का इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है इसके बारे में। आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 इंडियन भी यहाँ पर जिनकी जान गई है न्यूजीलैंड की मॉस्क में, ये आप लोग देखते हैं। आईएएस ऑफिसर यहाँ पर साफ फैजल के द्वारा अपनी पार्टी जो जिसका नाम रखा है JNK पीपल्स मूवमेंट, इसको यहाँ पर अनाउंस कर दिया है और बोला गया है कि ये पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे कश्मीर के इशू का। देखते हैं करप्शन को कैसे कम करते हैं, ये भी बात इनके द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जापान की एक कंपनी की बात की जा रही है जिसका नाम है वाकोल। ये वाकोल जो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर हमारी कंट्री में, ये 100 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है आने वाले टाइम में, खासकर कैसे अपना नेटवर्क बना सकती है। कपड़े से रिलेटेड ये कंपनी है। यहाँ पर न्यू हाइड्रो जो पॉलिसी निकल कर आ रही है उसमें बोला जा रहा है कि 120 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी को, हाइड्रो को भी काफी अच्छे से यहाँ पर यूज किया जाएगा बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ टेस्ट के क्वेश्चन जो इनका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि सिटी जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन करती है हमारी कंट्री में जीडीपी में, ये है। आगे आप लोगों को बताना है फर्स्ट लोकपाल यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पर जो एमिनेंट पर्सन है जो यहाँ पर इस कमेटी में था वो कौन थे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। नेशनल एनुअल रिपोर्ट सैनिटेशन के हिसाब से यहाँ पर चलें तो यहाँ पर ये जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है,
ये आप लोगों को बताना है कि कितने परसेंट यहाँ पर जो ट्विन पिल सिस्टम यानी कि 2 गड्ढे वाले यहाँ पर जो यहाँ पर लैट्रिन वगैरह टॉयलेट वगैरह बनाने की बात की जाती है, उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। साफ हेजल के द्वारा जो पार्टी लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 राज्यों को बोला है कि अपना प्लान बताइए, नहीं तो कितने का फाइन लगेगा इनके ऊपर, ये बताइए। जापान की कौन सी कंपनी है जो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है हमारी कंट्री में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एग्जैक्ट 10:30 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जो कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन की वीडियो भी आप लोग देखते रहिए, उसको प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग लीजिए, क्योंकि आप लोग वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आएंगे उनका फॉर्मेशन कैसा बनता है, और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन आज मैंने काफी डाले हैं उसके अंदर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर चलनी है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप शेयर जहां भी आप लोगों को दिखे इसको शेयर जरूर कीजिए। कई सारे बच्चे अलग अलग ग्रुप में शेयर कर रहे हैं फेसबुक में, काफी अच्छा लगता है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग कनेक्ट कर सकें, और जिसको शेयर नहीं करना है वो लोगों को पढ़ा दीजिए, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो आसपास सफर रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।